है, जल संसाधन से तात्पर्य क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग इसके साथ ही समझने की कोशिश कर लेंगे जल दुर्लभता के बारे में। दुर्लभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाले लाभ और हानि क्या है उसको भी देखेंगे। और भारत के अंदर अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है, उस अपने पीने के लिए या फिर अपनी ज़रूरतों के लिए पूरा करता था। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गई, फैक्ट्रियां खुल गई, तो अब वही पानी हम देखते हैं कि फैक्ट्रियों में पहुंच रहा है। तो जो पानी पहले लोगों को मिलना चाहिए था, वो फैक्ट्रियों में पहुंच रहा है, जिस अपने बहाव के जरिए टरबाइन को घुमाता है, जिससे बिजली बनती है। तो एक तो हम लोग बहुउद्देश्य परियोजनाओं के जरिए सिंचाई की व्यवस्था को कंप्लीट करते हैं। और इसी नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं हमारी ये समरी सीरीज। और इस समरी सीरीज के अंदर दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसको डील करते हैं, और जो सोशल साइंस या फिर जो सामाजिक अध्ययन वाला भाग है उसको आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं। जी हाँ, हम लोग आप सभी के साथ अपनी समरी सीरीज के अंदर दोस्तों मुख्य तौर पर आज की एक क्लास में एक पूरे चैप्टर की कहानी को कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर का नाम आप पीछे देख ही पा रहे हैं दोस्तों, चैप्टर का नाम है जल संसाधन। और हमें ये चैप्टर आपकी भूगोल के अंतर्गत देखने को मिलता है ना, जो आपकी भूगोल या फिर जिसे हम लोग ज्योग्राफी के नाम से भी पुकारते हैं भैया जी, वहां पर हमें ये चैप्टर देखने को मिलता है। काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्ञानवर्धक और काफी महत्वपूर्ण हमारा ये चैप्टर है। बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हम लोग इस चैप्टर के संदर्भ में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, और अपनी आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर की कहानी को समाप्त भी कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर आखिर पढ़ेंगे क्या। हम लोग सबसे पहले जल संसाधन होता क्या है, जल संसाधन से तात्पर्य क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग इसके साथ ही समझने की कोशिश कर लेंगे जल दुर्लभता के बारे में। दुर्लभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, दुर्लभ का मतलब होता है कमी हो जाने लगना, है ना, किसी चीज के अंदर उसकी क्वालिटी में कमी आ जाना, यही क्या कहलाता है दोस्तों, दुर्लभता कहलाता है। तो पानी के अंदर या फिर पानी की क्वालिटी के अंदर ये जो कमी आ रही है, इसके क्या क्या कारण है उनको पढ़ेंगे, है ना। ये जो जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है, इसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ आपके चैप्टर के संदर्भ में एक चीज है जिसे कहा जा रहा है बहुउद्देश्य परियोजना। बहुउद्देश्य परियोजना होती क्या है, बहुउद्देश्य परियोजना का अर्थ क्या है, और उसी के साथ साथ इस बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले लाभ और हानि क्या है उसको भी देखेंगे। और भारत के अंदर अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है, उसकी कहानी को भी हम लोग समझेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों ये पूरा का पूरा आप देखते हैं कि हमारा बिंदु रहने वाला है, ठीक है। तो ये होंगे हमारे चैप्टर के संबंधित बिंदु, जिसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखने वाले हैं। समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, हमारे प्यारे ग्रह का नाम है पृथ्वी। और अगर हम लोग अपने प्यारे पृथ्वी पर देखते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी पर मौजूद जितना भी जल है उसमें से 97.5 है ना, पृथ्वी पर हमारा जितना भी जल है ना, उसमें से 97.5% जो जल है वो हमें समुद्रों में दिखता है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी दोस्तों हमें दिखता है कि एक ऐसा ग्रह है जहां पर बड़ी मात्रा में हमें पानी दिखता है। जितना भी पानी हमारी पृथ्वी पर है ना, उसमें से लगभग 97.5% पानी तो भैया समुद्र के अंदर है। तो सर बचा हुआ पानी का है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो 2.5% पानी बचा ना, ये जो पानी है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा ताजे पानी या फिर पीने योग्य पानी है। और ये जो 2.5% पानी है जिसको मनुष्य पीने योग्य समझता है, इस पानी को हम लोग कहाँ देखते हैं दोस्तों, ये हमें ग्लेशियर्स के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने बिंदुओं को आपके सामने रखा है। पूरी दुनिया में जितना भी जल है, पूरी दुनिया के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं जितना भी जल है, वो जल लगभग 97.5% जल हमें समुद्रों के अंदर दिख रहा है, जो आपको दिखता है कि ये खारे पानी के रूप में है जिसे पिया नहीं जा सकता। और अब बचा 2.5% जल जो हमारी पृथ्वी में है, ये जो है दोस्तों ये पीने योग्य पानी है। अब इसमें से भी 2.5% में से सबसे ज्यादा पानी कहां पर है दोस्तों, तो 2.5% जो हमारा ये पानी हमारी पृथ्वी पर है, जो ताजे पानी के रूप में है, इसमें से लगभग 70% पानी तो हमने अपने क्या किया है दोस्तों, बड़े बड़े हमारे बर्फ के ग्लेशियर्स हैं उसमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ 30% जो हमारा पीने योग्य पानी है वो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है दोस्तों, वो हमें अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि बारिश का पानी आता है और बारिश का पानी जमीन के अंदर चला जाता है, और मनुष्य क्या करता है दोस्तों, हैंड पंप के जरिए, नलकूपों के जरिए उसको बाहर निकालता रहता है।
और अगर भारत की बात की जाए दोस्तों, जो हमारा प्यारा भारतवर्ष है वो दुनिया के एक ऐसे हिस्से में आता है जहां पर हम देखते हैं कि संतुलित मात्रा में हमें बारिश होती हुई दिखती है, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, एक लिमिटेड अमाउंट में हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर हमें बारिश होते हुए दिख रही है। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि दुनिया में जितना भी पानी है उसमें से 97.5% पानी समुद्र के अंदर मौजूद है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। इसके साथ ही हमने देखा कि दुनिया में 2.5% जो पानी है वो हमें क्या दिखता है दोस्तों? ताजे पानी के रूप में दिखता है, जिसका हम लोग प्रयोग पानी के तौर पर कर सकते हैं। अब इसमें भी 2.5 में हम देखें कि कितना प्रतिशत पानी कहां पर है, तो 2.5 में 70% पानी हमें कहां दिखता है? बर्फ के ग्लेशियर्स के तौर पर दिखता है। और वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों कि इसमें 30% पानी जो है वो हमें जमीन की गहराई में दिखता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? जिसको हम लोग अपने पीने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक, तो कहां पर कितना कितना पानी मौजूद है और उस पानी की क्या क्या उपयोगिता है उसको तो हमने जाना। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा जल है एक संसाधन के रूप में बहुत ज्यादा उपयोगी है। संसाधन का मतलब क्या होता है दोस्तों? संसाधन का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसके जरिए हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। मुझे प्यास लगी, मैंने प्यास लगने की वजह से पानी को पिया, और पानी पीने से आप देखते हैं कि मुझे ऊर्जा की प्राप्ति हुई, मैं अपनी प्यास को समाप्त कर पाया। मनुष्य का हर एक काम कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखें दोस्तों जल पर टिका हुआ है। हमारी बहुत सारी जो जरूरतें हैं वो पूरा करने में हम देखते हैं कि हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए संसाधन है। पानी के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत हमें 133वें नंबर पर दिखता है। यानी कि भारत के अंदर अगर हम लोग देखें दोस्तों कि जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा है, और जितने लोग हैं उनके हिसाब से उतना उपयुक्त पानी हमारे देश के अंदर नहीं है। ठीक है, तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ठीक, हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के अंदर अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों हर व्यक्ति तक संतुलित मात्रा में पानी पहुंच सके, इसकी हमें क्या दिखती है दोस्तों? एक बहुत ही बड़ी कमी देखने को मिलती है। तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में कि हर व्यक्ति के पास एक अच्छी मात्रा के अनुसार पानी होना चाहिए, इसके अंतर्गत हमारा भारत दुनिया के 192 देशों में 133वें नंबर पर हमें आता हुआ दिखता है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दोस्तों कि साल 2025 तक आते आते भारत के अन्य क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि भारी पानी की कमी हो सकती है। तो अगर आप दुनिया के मानचित्र को देखें, ये वो क्षेत्र हैं जो बिल्कुल लाल लाल रंग के आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर हम देखते हैं कि जहां पर बड़े स्तर पर पानी का आप देखते हैं कि कमी देखने को मिल रही है। बात की जाए हमारे प्यारे भारतवर्ष की, तो दोस्तों आप भी देखते हैं कि वो एक ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत है जहां पीने की पानी की कमी कहीं ना कहीं हमें दिखेगी। और वैज्ञानिकों का एक अनुमान है कि साल 2025 तक भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की कमी हमें देखने को मिलेगी। कुछ सालों पहले हम देखते हैं कि शिमला शहर के अंदर पानी बड़े स्तर पर खत्म हुआ था। भारत के बहुत से राज्य बड़े स्तर पर पानी की कमी से जूझ रहे हैं, चाहे हमारा तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो। इन राज्यों के बहुत से जिलों के अंदर पानी बड़े तौर पर समाप्त हो गया है। इन राज्यों में पानी पहुंचाने के लिए ट्रेनों की मदद ली जाती है और वहां तक ट्रेनों के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जाता है। तो भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जितने पानी की हमें आवश्यकता है उतना पानी हमारे पास उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और उसकी और सही तरीके से प्रयोग करने की हमें आवश्यकता है। यहां पर एक नया शब्द आपके सामने पेश किया जा रहा है दोस्तों, जिसको हम लोग जल दुर्लभता के नाम से पुकार रहे हैं। क्या कहा जा रहा है इसको? इस बिंदु को हम लोग कह रहे हैं जल दुर्लभता। अगर हमने इस बिंदु को समझ लिया, इस शब्द के अर्थ को समझ लिया, तो हमारे लिए इस पूरे चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। देखिए, जल दुर्लभता का मतलब क्या है दोस्तों? जल दुर्लभता का मतलब है कि हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारी हर जो भी दैनिक काम है, जो भी हमारी जरूरत है, हमारी हर एक आवश्यकता जो हम हर एक दिन में पूरी करने की कोशिश करते हैं, हमारे जितने भी काम है उसके अंतर्गत हमें क्या है दोस्तों? पानी की जरूरत तो पड़ती ही है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि दुनिया की जनसंख्या क्या है दोस्तों? बढ़ती जा रही है, लेकिन जितना पानी था ना, पानी तो हमारे पास उतना ही है ना। अगर आप लोग देखें दोस्तों कि 2.5% पानी ही है हमारे पास। इसी पानी को हमें क्या करना है दोस्तों? पानी है, इसी पानी को हमें प्रयोग रूपी लाना है, पीना है, और हमारी जरूरत के जो सामान है उनको पूरा करना है। तो हम देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती चली गई, पानी की मांग भी बढ़ती चली गई, लेकिन हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमने पानी का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया। और जो हमारे भूमिगत जल के स्रोत थे, जो बारिश का पानी है, जो हमारी जमीन के अंदर चला जाता था और मनुष्य फिर वहां से पानी की प्राप्ति करता था, हम देखते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से हमारे जो भूमिगत जल के स्रोत है वो सूखने लगे हैं। उनमें क्या आने लगा है दोस्तों? उनमें कमी आने लगी है। जल दुर्लभता का मतलब है कि अब पानी हमें सरलता के साथ नहीं मिलता, बड़ी ही मुश्किल से हम देखते हैं कि हमें पानी की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। हम
अगर आप देखें दोस्तों कि जब भी हम ये देखते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता होती है किस चीज़ की, बारिश कराने की, या फिर बारिश किन स्थानों के अंदर अधिकतर होती है, बारिश उन स्थानों के अंदर सबसे ज़्यादा होती है जहां पर बड़े स्तर पर हमें जंगल देखने को मिलते हैं। तो भाई मनुष्य ने अपने विकास के लिए क्या किया दोस्तों, मनुष्य ने अपने विकास के लिए शहरों को बसाने के लिए क्या कर दिया दोस्तों, हमने जंगलों को समाप्त किया। किया कि नहीं किया? जी हाँ, बड़े स्तर पर जंगलों को काट दिया गया। अब जब पेड़ ही नहीं बचे हैं तो हम देखते हैं कि जो बारिश पहले बड़ी मात्रा में होती थी अब वो धीरे धीरे कम होती चली गई, अर्थात पानी मिलना बहुत ही दुर्लभ हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। तो जंगल हमने काट दिए, जंगलों के तेजी से कट जाने की वजह से, वन उन्मूलन हो जाने की वजह से जो बारिश का पानी आया करता था और जो बारिश का पानी फिर जमीन में चला जाया करता था, जिसका प्रयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे, वो हमें समाप्त होता हुआ दिखता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज है, जो बड़ी विचित्र चीज है, जो आपको अजीब लगेगी, वो ये है कि मनुष्य ने सड़कों को मजबूती के साथ बनाया। हमने सीमेंट या फिर कंक्रीट के मकानों को बना लिया। पुराने समय के अंदर हमारे जो घर होते थे वो कच्चे होते थे, हमारी जो सड़कें होती थी वो कच्ची होती थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो जो हमारी सड़कें हैं वो सीमेंट की बनी हुई हैं, हमारे घर सीमेंट के बने हुए हैं, और अगर बारिश का पानी इन सीमेंट के बनाए सड़कों पर, रोडों पर पड़ता है तो आप देखते हैं कि वो जमीन में नीचे नहीं जा पाता है ना। और उसी वजह से भी हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि जो हमने अपने कंक्रीट या फिर सीमेंट के मकान बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो जमीन की जल को सोखने की क्षमता थी ना, वो उसके अंदर हमें कमी आई है, जिससे हमें दिखता है कि पानी के अंदर जो पहले हमें आसानी से मिल जाया करता था वो अब बहुत ही मुश्किल से मिलता हुआ दिख रहा है। तो पक्के घरों की वजह से भी हमें पानी के अंतर्गत आप देखते हैं कि जल की दुर्लभता देखने को मिल रही है। तो जल दुर्लभता अर्थात जल को प्राप्त करने में आपको आने वाली कठिनाई, कि पहले जल बहुत ही आसानी से मिल पा रहा था लेकिन अब हमें जल बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है, और इसकी बड़ी वजह है जनसंख्या बढ़ी है, उसकी मांग बढ़ी है, और जितना पानी है पानी तो उतना ही है, और मनुष्य ने अपने विकास के लिए जंगलों को समाप्त कर दिया। जंगलों को समाप्त कर दिया तो अब हरियाली नहीं है, हरियाली ना होने की वजह से बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं होने की वजह से हम देखते हैं कि बड़े स्तर पर अब हमारे पास पानी की कमी हमें होते हुए दिख रही है। पक्के शहर बनाए, पक्की सड़कें बनाई, जिससे पानी की कमी होते हुए दिखती है। जल दुर्लभता के कुछ और कारण है दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं कि भैया जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लोग ज्यादा पैदा हुए हैं, है ना। अब जब लोग ज्यादा पैदा हो गए तो अब उनको खिलाने के लिए भी ज्यादा क्या होगी दोस्तों, उत्पादन की जरूरत होगी। ज्यादा लोगों का जन्म हुआ, अब उनका पेट भरना है, तो अब इसीलिए हमारे किसान भाइयों को अधिक उत्पादन की जरूरत होगी, और अधिक उत्पादन के लिए अधिक जल की जरूरत होगी, है ना। और अब अगर हम लोग देखें दोस्तों कि ज्यादा लोग हैं, सबका पेट भरना है, तो ज्यादा सिंचाई, ज्यादा पानी की जरूरत होगी। अब भारत जैसे देश में हम देखते हैं कि जो भारत के अंदर पूरा का पूरा सिंचाई व्यवस्था है वो बारिश पर ही टिका हुआ है, और अगर बारिश नहीं होती है, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में बारिश नहीं होती है तो वहां पर हमें सूखा पड़ता हुआ भी दिख जाता है। उसी के साथ साथ हमारा जो पानी है इसके अंदर जो हमें दुर्लभता आती हुई दिख रही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमने क्या किया दोस्तों कि जो हमारे उद्योग, फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़े हैं, है ना, वो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री भी बढ़ती चली गई हैं। तो पहले जो हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं थी तो सीधा जो पानी था 2.5% पानी, जो ताज़ा पानी था, वो मनुष्य सिर्फ अपने पीने के लिए या फिर अपनी ज़रूरतों के लिए पूरा करता था। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गई, फैक्ट्रियां खुल गई, तो अब वही पानी हम देखते हैं कि फैक्ट्रियों में पहुंच रहा है। तो जो पानी पहले लोगों को मिलना चाहिए था अब वो फैक्ट्रियों में पहुंच रहा है, जिससे भी हम देखते हैं कि जल की दुर्लभता या फिर जल में लोगों के पास कमी आते हुए हमें दिख रही है। कुछ और बड़े कारण भी हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमें जल दुर्लभता होते हुए देखने को मिलती है। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिल रहा है लोगों का उच्च जीवन स्तर। जी हाँ, अगर हम लोग देखें दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जीते हैं, यानी कि जो अमीर घर के लोग हैं भैया, उनके पास आपको दिखता है कि स्विमिंग पूल हैं, गाड़ियां हैं, वो अपने गाड़ियों को फ्रेश पानी से, ताज़े पानी से धोते हैं। भारत जैसे देश में, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वर्तमान समय में नंबर 1 पर है हम देखते हैं कि भारत के बहुत से राज्य हुए, जैसे महाराष्ट्र हुआ, हमारा तमिलनाडु राज्य हुआ, इन राज्यों के अंदर लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग हैं वो ऐसी आलीशान जिंदगी जीते हैं, और वो क्या करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि कुछ इस तरीके से जल का दुरुपयोग करते हैं, है ना, कि बार बार अगर उनको अपनी गाड़ियों को धोना है, स्विमिंग पूल को रखना है, ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जल का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे दूसरों लोगों के लिए जल को मिलना बहुत ही दुर्लभ होता हुआ हमें दिखता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे मानवीय क्रियाकलाप भी हैं। हम सिर्फ एक समूह को दोष नहीं दे सकते कि भैया ये तो अमीरों की गलती है। बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जिसके अंदर आप और मैं भी भागीदार हैं। हम देखते हैं कि बहुत से दिन प्रतिदिन के जो किए जाने वाले क्रियाकलाप होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग पानी की बर्बादी कर ही देते हैं। कभी कभार हम नल खुला छोड़ देते हैं कि भैया जी
अपनी ही दुनिया में, अपनी ही जीवन में मस्त हैं। पानी कहीं खुला हुआ है तो पानी की बर्बादी हम करते हुए दिख सकते हैं। उसी के साथ पानी की जो हमारी लाइन होती है, जहाँ से पानी आपके घर तक पहुँच रहा होता है, अगर उस लाइन के अंदर अगर हम लोग देखें दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर कोई छेद हो जाता है तो वहाँ से भी पानी की बर्बादी होती है, और फिर यही बर्बादी जल दुर्लभता, लोगों को पानी फिर आसानी से नहीं मिल पाता है ना। तो ये कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि हमें जल दुर्लभता बड़े स्तर पर होते हुए दिख जाती है। बढ़ेंगे आगे। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जल जो है, पानी जो है, ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और पानी के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना करना पूरे तौर पर असंभव है। हम देखते हैं कि ये जो हमारा जल है, इसकी गुणवत्ता में, इसकी क्वालिटी में कमी आई है। कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोगों ने ना प्रदूषण को ज़्यादा कर दिया। यानी कि हमारी फैक्ट्रियों से, हमारे उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है, हमारे कारखानों से निकलने वाला जो कचरा है, वो सीधा ही आप देखते हैं कि क्या किया जाता है दोस्तों, हमारी नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिससे आप देखते हैं कि जिससे पानी की जो क्वालिटी थी, जो स्वच्छ पानी था, वो आपको दूषित होता हुआ दिखने लग जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब मनुष्यों ने क्या कर दिया दोस्तों कि हमने अब कंक्रीट की सड़कों को बिछाना शुरू कर दिया, भैया जी सीमेंट के रोडों को बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो बारिश का पानी पहले जमीन के अंदर सोख लिया जाता था, अब जमीन इस शक्ति को खो चुकी है, और इसी वजह से हमें दिखता है कि जो हमारी पानी की क्वालिटी थी ना, उसके अंदर भी हमें कमी आती हुई बड़े स्तर पर दिख रही है ना। अब क्योंकि हमने पक्की सड़कों को बना दिया, पक्की सड़कों की वजह से अब जो ज़मीन थी वो पानी को सही तरीके से नहीं सोख पा रही है, तो जो अंडरग्राउंड वाटर था, जो हमारा भूमिगत जल था, उसका स्तर धीरे धीरे हमें कम होता हुआ दिख रहा है। अगर बात की जाए दिल्ली राज्य की, है ना, दिल्ली हमारा जो क्षेत्र है, देश की राजधानी है, आज से लगभग 20 साल पहले अगर आप लोग 10 फीट की भी खुदाई करते थे तो आपको पानी मिल जाया करता था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, 120 फीट तक आपको खोदना पड़ता है, तब जाकर पानी की प्राप्ति होती है। तो बहुत गहराई तक हम देखते हैं कि हमने अपने अंडरग्राउंड वाटर को क्या किया है दोस्तों, उसको प्राप्त करना पड़ता है। और कई स्थानों पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो पानी प्राप्त होता है अंडरग्राउंड, वो ऐसा होता है कि जिसे पीने योग्य हम लोग ला ही नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका होता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल हमारे उन क्या है दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर के अंदर मिल चुके होते हैं, जिसका मनुष्य पूरे तौर पर प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये पीने लायक है ही नहीं, कि जो पानी भी मेरा प्राप्त हो रहा है अंडरग्राउंड, वो भी आपको इतना दूषित दिखता है कि अपन लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने हमारे पृथ्वी के ऊपर पानी की क्या उपयोगिता है, हमारी पृथ्वी में जल दुर्लभता से क्या तात्पर्य है, जल दुर्लभता के क्या क्या कारण रहे हैं, उनको डिस्कस किया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों, और कहानी को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हुए एक नए बिंदु को आप सभी के सामने रखेंगे, और वो क्या है, वो है बहुउद्देश्य परियोजना। यहाँ पर एक शब्द आपके सामने रखा जा रहा है जिसे कहा जा रहा है बांध बहुउद्देश्य परियोजना। देखिए बहुउद्देश्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुउद्देश्य का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा उद्देश्य हो। किसी भी काम को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए तो आपकी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो किसी ना किसी चीज को करने का कोई उद्देश्य होता है। बांध बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब है कि ये जो हमने बांध बनाए हैं ना, इनको बनाने के बहुत सारे उद्देश्य, ये बहुत सारी चीजों को पूरा करते हैं। अब ये बांध बहुउद्देश्य परियोजना है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो ऐसा हमारा क्या है दोस्तों कार्य, जिसके जरिए हम लोग बहुत सारी जरूरतों को, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, उसी को हम लोग बांध बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। दरअसल मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई नदी है, उस नदी के ऊपर क्या किया जाता है दोस्तों, नदी का पानी बह रहा है, उस नदी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से एक दीवार बनाते हैं, और उस दीवार के जरिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पानी को धीरे धीरे आगे भेजते हैं। उसके आगे टरबाइन लगा रहता है, एक प्रकार से आप देखते हैं कि टायर या फिर एक चक्का लगा रहता है। पानी के बहाव से हम देखते हैं कि दोस्तों हमने एक दीवार को बनाया है ना, हमारा ये पानी बह रहा है ना, पानी के बाहर हमने क्या किया दोस्तों, एक प्रकार से ये दीवार बनाई है, पानी को बांध लिया है, पानी को रोक लिया है। फिर छोटी छोटी मात्रा में हम अपने हिसाब से पानी को आगे भेज रहे हैं। पानी के आगे वहां पर एक टरबाइन है, एक टायर सा है, वो घूमता है, और इसी टरबाइन के घूमने से हम देखते हैं कि बिजली हमें बनती हुई दिखती है ना। तो ये ही कहलाती है हमारी बांध बहुउद्देश्य परियोजना। तो बांध बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब है मुख्य तौर पर कि नदी के ऊपर आपने पानी को बांध लिया है और अब अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी को आगे भेज रहे हैं। इसी को हम लोग बांध बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। इसके जरिए हम लोग बिजली बनाते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं और सिंचाई को भी हम लोग बड़े स्तर पर करते हैं। चलिए इसे और डिटेल्ड तरीके से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये जो बांध बहुउद्देश्य परियोजना है इसके क्या क्या लाभ हैं, इसको हम लोग एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो बांध बहुउद्देश्य परियोजना है ना, इसके जरिए हम सिंचाई बड़े अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई नदी है, उस नदी के ऊपर हमने क्या किया दोस्तों, दीवार बना दी, बांध बना दिया। अब बांध बनाने के बाद अपनी अनुसार हम पानी को भेज रहे हैं।
अब ये जो पानी आ रहा है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी नहरों के जरिए, छोटी छोटी आप देखते हैं कि क्यारियों के जरिए खेतों तक पहुंचा सकते हैं। कि बांध बहुउद्देश्य परियोजना के जरिए सबसे पहला जो उद्देश्य है कि भैया सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। नदियों से हम क्या करते हैं दोस्तों, छोटे छोटे अपने क्या करते हैं, नहरों को जरिए खेतों तक पानी आसानी से पहुंचाया जा सकता है और सिंचाई की व्यवस्था को पूरा किया जा सकता है। कि नदी का पानी है, इसको हमने नहरों में परिवर्तित किया, यही नहर फिर हमारे खेतों में आई, जिसके जरिए हमने क्या किया दोस्तों, जो सिंचाई थी उसको कंप्लीट किया। तो बांध बहुउद्देश्य परियोजनाओं के जरिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी सिंचाई की व्यवस्था को कंप्लीट करते हैं। दूसरा बिंदु है किसके जरिए बनती है, बिजली, है ना। कि बांध के जरिए बड़े स्तर पर हमारे भारत के अंदर हम देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, बिजली की जो खपत होती है उसे पूरी करते हैं, जल विद्युत के नाम से जिसे हम लोग पुकारते हैं। अगर हम लोग देखें दोस्तों कि नदी घाटी परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य, दरअसल हमारी ये नदी आपको बहती हुई दिख रही है, और इस बहती हुई नदी में अगर आप लोग देखें दोस्तों कि यहाँ पर हमारा पानी आपको ये बहता हुआ दिख रहा है। अब पानी नीचे जा रहा है दोस्तों, हम देखते हैं, और इस पानी के अंतर्गत अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ये चक्का है, जैसे हम लोग टरबाइन कह रहे हैं। भाई पानी के बहाव से ये टरबाइन घूमता है और इसी के घूमने से हम देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और फिर यही इलेक्ट्रिसिटी, यही बिजली आपके और हमारे घरों में आती है। तो वही बहुउद्देश्य परियोजना के जरिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं। ये पानी ऊंचाई से नीचे आने के साथ अपने बहाव के जरिए टरबाइन को घुमाता है, जिससे बिजली बनती है। तो एक तो हम लोग बहुउद्देश्य परियोजनाओं के जरिए सिंचाई की व्यवस्था को कंप्लीट करते हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग फिर विद्युत यानी कि बिजली को भी बनाते हैं। भैया जी, दो फायदे तो हमने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए। तीसरा बड़ा फायदा है, ये जो हमारी बांध बहुउद्देश्य परियोजना है ना, इसकी तीसरा सबसे बड़ा लाभ क्या है दोस्तों, इसके जरिए हम लोग बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि दोस्तों नदी में पानी बहुत बढ़ गया है, बारिश बहुत हो गई है, हम देखते हैं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको नदी में पानी दिख रहा है, और यहाँ पर हमारा ये बांध बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पानी को आगे भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, जी हाँ, पीछे पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमने बांध के जो दरवाजे हैं उनको अपने हिसाब से छोड़ा है, जितनी जितनी जरूरत है उतने हिसाब से छोड़ा है। अगर बांध नहीं बना होता तो ये जो घर है दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी जगह है, ये हमको डूबी हुई दिख जाती है ना। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि बांध के जरिए हम बाढ़ को भी नियंत्रित कर सकते हैं। बांध को बनाकर वर्षा का जो पानी है जो बड़े स्तर पर एकत्रित होता है उसको जरूरत के हिसाब से छोड़ा जा सकता है, और जो बाढ़ है उसको कहीं ना कहीं हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बांध नहीं बना होता तो ये पानी आगे आ जाता और ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जलमग्न हो जाता। ठीक, कुछ और हमारे क्या है दोस्तों, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लाभ उनको भी देखते हैं। सिंचाई हो रही है, बिजली बन रही है, और उसी के साथ साथ ये बाढ़ को भी नियंत्रित कर रहा है। चौथा जो हमारा बिंदु है दोस्तों, इसके जरिए क्या होता है, मत्स्य पालन भी होता है। तो जहां पर कहीं पर आप देखते हैं कि बांध बन जाता है, जहां पर आप लोग देखते हैं कि बांध बन जाता है, तो बांध के आसपास बहुत से लोग मछली पालन भी करते हैं, मछली आसानी से वहां पर आपको मिल जाती है। हमारे घर तक पानी बड़े आसानी से पहुंचता है, लोग इसके जरिए क्या करते हैं, नौकायन करते हैं, घूमने घुमाने की जगह बन जाती है ना। तो बहुउद्देश्य परियोजनाएं बड़े स्तर पर क्या करती हैं दोस्तों, लोगों को अलग अलग तरीके के कार्य देती हैं। मत्स्य पालन, मछली को पकड़ना हुआ, या फिर हम लोग देखते हैं कि नाव चलाना हुआ, या फिर हम देखते हैं कि लोग घूमने के लिए इसके आसपास आते हैं। तो बहुउद्देश्य परियोजनाएं मनुष्यों के बहुत सारे कामों को कर रही है। जैसे आप सभी को पता है कि हर एक चीज की कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, तो कुछ ना कुछ आप देखते हैं कि उसकी खूबियां भी होती हैं। जैसे बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अब तक हमने लाभों को पढ़ा है, इसकी कुछ ना कुछ कमियां भी हैं दोस्तों, जिसको हम लोग हानियों के नाम से पुकारते हैं। तो एक एक कर बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाली जो हानियां हैं, जो नुकसान है, उनको एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं वो ये है कि दोस्तों कि जब हम लोग नदियों पर बांध बनाते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारा जो आसपास का क्षेत्र है ना वो जलमग्न हो जाता है। देखिए कि ये हमने क्या किया दोस्तों कि ये हमारी एक नदी है ना, पीछे नदी का पानी है, यहाँ पर हमने बांध बना दिया। अब इस बांध को तो हमने बना दिया, अब बांध के बन जाने की वजह से जो इसके आसपास यहाँ पर आपको दिखता है कि दोस्तों पहले हमारे जंगल थे या फिर जो लोग रहा करते थे, बांध बनाने की वजह से उनको वहां से हटाया जाता है ना, क्योंकि पानी जमा हो जाता है तो लोगों को हटाया जाता है। तो बांध को बनाने की वजह से जो लोग पहले उस जगह पर खेती कर रहे थे या फिर जो वहां पर पेड़ पौधे थे वो पूरे तौर पर डूब जाते हैं। वहां पर मौजूद जो जीव जंतु हैं उनको विस्थापित होना पड़ता है। जैसे भारत के अंदर एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के ऊपर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों एक बांध बनाने की कोशिश की गई थी जिसे हम लोग कहते हैं सरदार सरोवर बांध। याद है आप सभी को? जी हाँ भैया, ये जो सरदार सरोवर बांध था जो नर्मदा नदी पर बनाया गया था, इसके बनाने की वजह से जो लोग इस नदी के आसपास रह रहे थे उनको हटाया गया।
यहाँ पर मौजूद जो जानवर थे उनको विस्थापित किया गया, तो जानवरों की जान पर खतरा आया, इन लोगों की जान पर खतरा आया। तो इसकी सबसे बड़ी हानि ये कि जहां पर बांध बनता है वहां से लोगों को विस्थापित किया जाता है, इन लोगों की रोजी रोटी आप देखते हैं कि पूरे तौर पर छिन जाती है। उसी के साथ साथ दूसरी एक बड़ी कमी जो हमें दिखती है बहुउद्देश्य परियोजना के संदर्भ में, वो क्या है दोस्तों, कि जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि जब हम लोग नदियों पर बांध बना लेते हैं तो नदी का जो प्राकृतिक बहाव होता है, नदी का एक प्राकृतिक बहाव है कि उसे बहना है, लेकिन हम इसके प्राकृतिक बहाव में क्या करते हैं दोस्तों, एक प्रकार से एक दीवार खड़ी कर देते हैं, एक बाधा बना देते हैं। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो जलीय जीवन था, है ना, अब भाई नदी है, मान लो अगर बांध नहीं बना होता तो इस पूरे क्षेत्र के ऊपर आप देखते हैं कि पानी होता, तो जो जानवर हैं दोस्तों वो बड़े स्तर पर तैरते, उनको अच्छी मात्रा में आसानी से खाना मिल जाता। तो जब नदी के ऊपर बांध को बनाया गया है, मनुष्य के लिए तो ये फायदेमंद है, लेकिन हम देखते हैं कि जो जानवर है ना दोस्तों, अब उनका जो आवास था, उनका घर छोटा हो गया, अब उनको भोजन में कमी आएगी। पहले वो बड़े स्तर पर तैर सकते थे, दूसरे जगह पर जा सकते थे, अब उनको भोजन मिलने में भी आप देखते हैं कि कठिनाई हमको आती हुई दिखती है। तो नदियों की वजह से जो नदी का प्राकृतिक बहाव था उसमें रुकावट आती है ना। उसी के साथ साथ इसी वजह से जो नदी में रहने वाले जीव हैं उनका घर छोटा होता है और उनके भोजन में भी हमें कमी आती हुई बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। एक और बहुत ही खतरनाक खामी जो है दोस्तों वो क्या है कि जहां पर बांध बनाया जाता है, बांध के बनने की वजह से जो पानी का बोझ है ना दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। देखिए, अगर ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया, नदी के ऊपर यहाँ पर बांध को बना लिया है। अब बांध को जब हमने बना लिया तो पानी को हमने रोक लिया है। अगर हम लोग देखें कि हमने यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें कि हमने अगर बांध को बनाया तो पानी को यहाँ पर रोक लिया है, और ये जो पानी का प्रेशर होता है ना दोस्तों वो धरती पर पड़ता है, धरती पर पड़ता है। जब पानी पीछे इतना सारा जमा हो गया तो ये जो पानी का प्रेशर था आप देखते हैं कि वो धरती पे जमा होता है, और यही धरती पर ये जो प्रेशर पड़ता है तो इससे जो हमारी पृथ्वी में मौजूद प्लेटें हैं, है ना, ये प्लेटें गति करने लग जाती हैं, और इन्हीं गति की वजह से हम लोग देखते हैं इन्हीं गति की वजह से हम लोग देखते हैं कि हमें भूकंप आता हुआ दिख जाता है। तो ये जो बहुउद्देश्य परियोजना है इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमें भूकंप भी आता हुआ दिख जाता है। तो ये भूकंप भी ला देता है भैया जी। अगर बड़े स्तर पर पानी को स्टोर किया हुआ है तो उसके प्रेशर से हमारे जो धरती के अंदर मौजूद प्लेटें हैं वो विचलन करेंगी, वो आगे पीछे होंगी, जिसकी वजह से भूकंप आएगा और जो मनुष्य की जान माल के लिए खतरा बनता है। तो अब तक हमने बहुउद्देश्य परियोजना है क्या वो देखा, बहुउद्देश्य परियोजना के क्या लाभ और क्या हानियां होती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और यहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्षा जल संग्रहण के बारे में। देखिए, भारत दुनिया का एक ऐसा देश रहा है जहां से शुरुआत से ही, है ना, प्राचीन समय से ही हम लोग बारिश पर आधारित थे। भारत की जो खेती होती है वो बारिश पर टिकी हुई है। भारत में अधिकतर कृषि का काम, खेती का जो काम होता है वो बारिश से आने वाले पानी के जरिए ही किया जाता है। तो प्राचीन समय से ही हमारा भारत दुनिया में एक ऐसा देश रहा था जहां पर पानी को एकत्रित करने के अलग अलग तरीके रहे हैं। इनको एक एक कर हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखना। और प्राचीन समय से ही भारत में अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कि बारिश के पानी को रोका जा रहा है। हम तालाब बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं, और उनके जरिए आप देखते हैं कि हम लोग पानी को एकत्रित करते आ रहे हैं, है ना। आप देखते हैं कि भारत के बहुत से शहरों में आप देखते हैं कि तालाब बने होते हैं, और इन्हीं तालाबों के अंदर हम लोग देखते हैं कि पानी को एकत्रित किया जाता है। या फिर आप देखते हैं कि बावड़ी, या फिर जिसे हम लोग बावली के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको दिखता है कि दोस्तों बनी होती है। और मनुष्य क्या करता है दोस्तों, इन बावड़ियों के अंदर क्या करता है दोस्तों, आप देखते हैं कि पानी को एकत्रित किया जाता है। तो राजस्थान हुआ, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर बहुत सारी बावड़ियाँ मौजूद हैं, और आप देखते हैं कि हमारे तालाब मौजूद हैं जहां पर प्राचीन समय से ही हम लोग पानी को रोकते आ रहे हैं। ठीक, और आप सभी को पता है कि जो पानी है ना दोस्तों, ये जो बारिश का पानी होता है ये पीने योग्य होता है। वैज्ञानिकों ने एक अनुसंधान किया, रिसर्च की, जिसके जरिए पता चला कि ये जो हमारा बारिश का पानी है इसका हम लोग पीने के तौर पर प्रयोग ला सकते हैं। शुद्ध पानी है, इसमें कोई गंभीरता नहीं होती है, तो एक अच्छा स्रोत है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये वर्षा जल संग्रहण है, कि प्राचीन समय से ही भारत के अंदर ये चलन था कि हम लोग पानी को जमा करते आ रहे हैं। और अब वर्तमान समय में हम लोग देखें दोस्तों तो हमने क्या किया है, हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने शुरू किए हैं। कि अब क्या किया गया है कि मान लीजिए कि अगर आपका घर है और आपके घर के ऊपर अगर आप लोग देखते हैं कि बारिश है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमने पाइप लगा दी। इन्हीं पाइप के जरिए आप देखते हैं कि आपके घर के बाहर एक टंकी है, घर के ऊपर जो बारिश का पानी है वो इन पाइपों के जरिए आपको दिखता है कि इस टंकी में जमा हो जाएगा। और जब फिर आपको ज़रूरत होगी, जैसे अगर आपको अपनी गाड़ी धोनी है, आपको गार्डन में पानी डालना है, आपको कुछ और काम करना है, तो आप इसी पानी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना।
तो बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि हम लोग वर्षा जल संग्रहण कर रहे हैं, जिसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। कि भाई बारिश का पानी आपने अपनी छतों के ऊपर पाइप बिछा दिए हैं, यही पाइप आपके घर के बाहर एक ज़मीन में आपने एक टंकी को लगा दिया है, यही टंकी में पानी जमा होता है। फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप क्या करते हैं दोस्तों, जब गर्मी पड़ती है, जब सूखे के दिन आते हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये पानी प्रयोग रूपी है ना, ये पूरे तौर पर शुद्ध होता है, बारिश का ये पानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आधुनिक तरीका तो कुछ इस तरीके से है पानी को एकत्रित करने का। कुछ और तरीके भी हैं दोस्तों उनको भी एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं और कहानी को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं। भारत के अलग अलग इलाकों में जहां पर बारिश के पानी, जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग वर्षा के जल को संग्रहित करने के अलग अलग तरीकों को देखते हैं। इनमें एक तरीका है दोस्तों जिसे हम लोग टांका कहते हैं। अब ये टांका क्या है इसको देखते हैं कि राजस्थान जो हमारा राज्य है वहां पर क्या किया जाता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे जैसलमेर साइड का जो इलाका हुआ जहां पर बहुत ज़्यादा रेतीला क्षेत्र है, वहां पर बारिश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब बारिश पड़ती है तो उस बारिश के पानी को जमा करने का एक पुराना तरीका है, परंपरागत तरीका है, जिसको हम लोग कुंड के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसी को हम लोग टांका कहते हैं या फिर इसी को कुंड कहते हैं। कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि यहाँ पर है ना, एक प्रकार से आप देखते हैं कि कुएं के तरीके से होता है, ये पूरे तरीके से फिक्स्ड है ना, यहाँ पर खोल दिया जाता है, बारिश का पानी इसके अंदर एकत्रित हो जाता है, फिर इसे लॉक कर देते हैं और फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मनुष्य अपने क्या करता है, यही जो है दोस्तों कि वर्षा के घर जो जल होता है उसे घरों के नीचे मिट्टी या सीमेंट से बने गड्ढे में जमा किया जाता है और इसी को हम लोग कुंड कहते हैं। और लोग क्या है दोस्तों, इसके जरिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो राजस्थान में कुछ इस तरीके से जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर टांका या फिर कुंड के जरिए आप देखते हैं कि लोग पुराने समय से ही पानी को रोकते आ रहे हैं। दूसरा एक तरीका है जो राजस्थान के अंतर्गत ही मौजूद है, जिसे हम लोग खादिन कहते हैं। भाई ये खादिन क्या है दोस्तों, ये समझना हमारे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए खादिन जो है वो एक तरीके से आप देखते हैं कि दोस्तों एक अस्थायी तालाब होता है। जैसे आप देखते हैं कि भाई बारिश हुई, यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों कि बारिश हुई, बारिश के बादल हैं, बारिश हुई है, आपको यहाँ पर बारिश होती हुई दिख रही है। अब बारिश जो हुई दोस्तों, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ना मुख्य तौर पर एक प्रकार से ढलान बनाते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन के नीचे थोड़ी सी ढलान बनाते हैं। अब ये जो ढलान होती है ये क्या करती है दोस्तों, इस ढलान के जरिए जो पानी आ रहा होता है वो क्या करता है दोस्तों, इस ढलान वाले क्षेत्र में जमा हो जाता है। तो ज़मीन के ऊपर थोड़ी सी आप क्या देखते हैं दोस्तों कि हम ढाल देते हैं, ज़मीन के ऊपर हम थोड़ी सी ढाल देते हैं। उस ढाल देने की वजह से ही ये जो ढलाव पैदा होता है, ये जो ढाल आती है, बारिश का पानी इस ढलान की वजह से नीचे आ जाता है। यहाँ पर एक गड्ढा होता है जिसे हम लोग अस्थायी तालाब कह रहे हैं और इसी को हम लोग खादिन भी कहते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि हमारा पानी जमा हो जाता है और फिर इसी खादिन के जरिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसी के जरिए फिर यहाँ से जो पानी है वो आप क्या कर लेते हैं दोस्तों, वो आप लोग अपने तालाब में या फिर आप खुद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बारिश के पानी को एकत्रित करने का एक और तरीका है कि एक ढलान बनाई, बारिश का पानी उस ढलान के जरिए उस आगे वाले गड्ढे में जमा हुआ, फिर उस गड्ढे में जमा होने के बाद आपने क्या किया, उस पानी को प्राप्त किया। तो भारत के जैसलमेर में आप देखते हैं दोस्तों हमें बहुत सारी खादिन देखने को मिलती है। तो जो बच्चे जैसलमेर से हैं वो ज़रूर बताएं कि क्या उन्होंने कभी खादिन को अपने आसपास देखा है या फिर नहीं। कुछ और तरीका भी है दोस्तों, है ना। तो वर्षा जल संग्रहण का कुछ और तरीके भी हमारे सामने मौजूद हैं। इनमें से एक कहला रहा है दोस्तों जोहड़। और भाई जोहड़ के अंदर आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक बड़ी सी आप देखते हैं कि एक गड्ढा होता है, इसको एक बनाया जाता है और यहाँ पर आप देखते हैं कि बारिश का पानी एकत्रित हो जाता है। बारिश का पानी इसके अंदर एकत्रित हो गया। अब बारिश का पानी जब इसके अंदर एकत्रित हो गया तो यहाँ से आप देखते हैं कि ये नालियाँ होती हैं या फिर आप देखते हैं कि है ना, ये नालियाँ होती हैं। ये नालियाँ आपके खेतों तक पानी को पहुँचा देती हैं, है ना। तो जोहड़ क्या, एक बड़ा सा गड्ढा होता है, इस गड्ढे के अंदर पानी एकत्रित होता है। बारिश का पानी इस गड्ढे के अंदर एकत्रित हुआ, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो पानी एकत्रित हुआ है ये नालियों के जरिए या फिर इस छोटी सी नहर के जरिए आप देखते हैं कि खेतों तक पहुँचाया जाता है और किसान लोग इसके जरिए अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। तो राजस्थान में हमें जोहड़ भी दिख जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी दिख रही है, खादिन भी हमें दिखता है और उसी के साथ साथ हमें टांका भी देखने को मिलता ही है। आगे बढ़ते हैं, भारत से संबंधित कुछ और हमारे बिंदु हैं दोस्तों, उसको भी एक एक कर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। अब ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भारत के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य का मतलब हुआ कि अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखें, यहाँ पर ये जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे हमारा असम हुआ या फिर आप लोग देखते हैं कि हमारा मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ, है ना, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं,
यहाँ पर भी बारिश के पानी का संचयन किया जाता है। मुख्य तौर पर मेघालय में हम लोग देखते हैं कि जो नदियाँ होती हैं या फिर जो झरने होते हैं, वहाँ से क्या किया जाता है, नदी है, अब नदी के पास आप देखते हैं कि एक प्रकार से बांस जो होता है ना दोस्तों, आपने बेम्बू देखा होगा, तो बांस को बिछाया जाता है। देखिए बांस, एक बांस को यहाँ रखा, फिर जोड़ दिया, है ना, फिर आप देखते हैं कि आपके खेत तक पानी को पहुंचाया जाता है। तो बांस ड्रिप प्रणाली की बूंद बूंद कर झरने से, नदी से जो पानी होता है वो इन बांसों के जरिए आप देखते हैं कि आप अपनी खेतों तक पहुंचाते हैं, है ना, सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसी को बांस ड्रिप प्रणाली कहते हैं, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य, मुख्य तौर पर जो हमारा मेघालय राज्य है, वहां पर प्रयोग में लाया जाता है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा ये जो चैप्टर है अपन लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने रखा। तो ये जो हमारा जल संसाधन वाला चैप्टर है दोस्तों, मुबारकबाद हो आपको, हमने इस चैप्टर को खत्म किया है बहुत अच्छे तरीके से। इस चैप्टर की पूरी कहानी हमने समझी। इस चैप्टर से जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की, आपके पेपर में कोई भी चीज़ आप बाहर आते हुए नहीं देखते, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझा है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको आपकी मास्टर 30 वाली जो क्लास है उसके अंदर हम लोग करा देंगे। तो आप सभी का दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है कि आप सभी को ये जो हमारा चैप्टर है ये काफ़ी पसंद आया होगा। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपने नए लेक्चर के अंदर। आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आप लोग किस चैप्टर को कराना चाहते हैं। जिस चैप्टर की होगी सबसे ज़्यादा डिमांड, उसी चैप्टर को अपन लोग आपके सामने रखेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।